हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जो कि जियोग्राफी का सेकंड पेपर है। तो सब्जेक्ट जियोग्राफी के सेकंड पेपर का यूनिट सेकंड आज देखूंगा। इससे पहले यूनिट फर्स्ट को मैंने कंप्लीट बता दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट उससे प्रश्न बन सकते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने विस्तृत रूप में डिटेल में अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में यूनिट 2 को देखूंगा और इससे पहले मैंने सिलेबस को भी प्रोवाइड कर दिया है। आप बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का सिलेबस देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको यूनिट 1 और सिलेबस दोनों की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यूनिट 2 का आज की इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विषय में पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, होता क्या है ये चीज़ें। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है एक ऐसा बृहद स्पेक्ट्रम जिसके अंतर्गत कास्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंगों के सभी तरंगदैर्घ्य निहित होते हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम, वृहद स्पेक्ट्रम यानी कि विस्तृत रूप में स्पेक्ट्रम, जिसके अंतर्गत कास्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंग की सभी किरणें, सभी तरह की तरंगदैर्घ्य की किरणें निहित होती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। उसके बाद देखते हैं प्रकाश स्पेक्ट्रम जो होता है, ये 7 रंगों का होता है जो हमें विजिबल होता है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अति लघु रूप है, एक छोटा सा रूप है, बाकी बहुत सारी ऐसे विकिरण होती हैं। तो प्रकाश स्पेक्ट्रम 7 रंगों का, जो कि एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अति लघु रूप है। इस पर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल रंग दृश्यमान दिखाई देते हैं, यह दृश्य दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे दृश्य स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो प्रकाश स्पेक्ट्रम जो होता है ये 7 रंगों का होता है, जो कि जो वृहद स्पेक्ट्रम है यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, उसका एक लघु रूप होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। इसमें मतलब कि जो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग, ये 7 रंग होते हैं, इसलिए इसे दृश्य स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं और आगे, और हम देखते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग के सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य व बैगनी रंग की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाल जो रंग होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंगदैर्घ्य जो होती है, वो सबसे लंबी होती है, जबकि कहते हैं बैगनी रंग की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम केवल लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक ही सीमित नहीं होता, जो हमें दिखाई देता है वही हम समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम ये 7 रंग में ही केवल नहीं है, बहुत सारी उसमें होती हैं, बल्कि यह लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे भी काफ़ी विस्तृत रूप में फैला होता है। ये भाग हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम अदृश्य स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी जो तरंगदैर्घ्य लंबी, सबसे लंबी जो होती है दृश्य में, वो लाल की सबसे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, जबकि बैगनी की सबसे कम होती है। लेकिन जो हमें सूर्य के प्रकाश में यही साथ नहीं होती, इससे भी ऊपर होती है, जो कि यानी कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से भी ज़्यादा ऊपर और बैगनी रंग से नीचे भी कई सारे तरंगदैर्घ्य होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखते हैं लाल रंग जो होता है, लाल रंग के ऊपर बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा बैगनी रंग के नीचे के भाग को, छोटी वाली तरंगदैर्घ्य वाले भाग को पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जस्ट उसके ऊपर वाले भाग को हम अवरक्त और उसके नीचे वाले को पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। बाद के अन्वेषणों से एक्स किरणें, गामा किरणें तथा रेडियो तरंगों का भी आविष्कार हुआ, यानी बहुत तरीके की किरणों का आविष्कार हुआ। ये सभी विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ये सभी जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तरंगदैर्घ्य के मानों के आधार पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? वेवलेंथ के आधार पर उसका वर्गीकरण हम देख सकते हैं। तो मतलब कि जो केवल दृश्य ही नहीं है, अदृश्य जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, विकिरण हैं, तो उसे हम मतलब कि इसका जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है वो तरंगदैर्घ्य के आधार पर किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं उसे भी। तो चलो हम देखते हैं ग्राफ कैसे इसका है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा एक पैमाना है, यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं जो हमें विजुअलाइजेशन होता है, जो विजुअल दिखाई देता है, वो यहाँ पर वो केवल इतने ही भाग में पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये आपको बड़ा करके इस भाग को दिखाया गया है, इसमें 7 रंग होते हैं, यानी 7 रंग इसी में होते हैं, ये दृश्यमान स्पेक्ट्रम होते हैं। बाकी के जो इधर है और जो इधर है ये अदृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं। इसमें गामा किरणें इधर होते हैं, फिर उसके बाद एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंग किरणें और रेडियो तरंगी किरणें होती हैं। इसकी वेवलेंथ इधर जाएंगे तो ये बढ़ती हो जाएगी और इधर से आएंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ
यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या है उसे हम अभी बताएंगे। पहले हम ग्राफ को दिखा दे रहे हैं कि मतलब क्या। तो यहाँ पर गामा किरणें हैं, एक्स किरण, ये सभी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती हैं। एक स्पेक्ट्रम है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें इन सभी किरणों का पैमाना दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण क्या है, इसके लक्षण। तो लक्षण में क्या कैसे समझेंगे, तरंग गति को व्यक्त करने के लिए 3 प्रमुख लक्षणों को समझना आवश्यक है। कौन कौन से? पहला जो है तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या होता है? प्रकाश अथवा विद्युत चुंबकीय तरंगे एक पूरे कंपन के समय जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश अथवा विद्युत चुंबकीय तरंगे पूरे कंपन के समय जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे हम देखते हैं तरंग आवृत्ति क्या होता है। तरंग आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग कंपन करती हुई गुजरती है। कंपन के साथ या कंपन के समय एक निश्चित अवधि में जितने तरंग शीर्ष बनते हैं उनकी संख्या या आवृत्ति या बारंबारता को तरंग आवृत्ति कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कंपन करती हुई गुजरती है, लेकिन कंपन के समय एक निश्चित अवधि में जितने तरंग शीर्ष बनते हैं उनकी संख्या ही आवृत्ति ही तरंग आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसे वी से प्रदर्शित करते हैं और इसे देखते हैं तरंग वेव क्या होता है। तो इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तरंग वेव क्या होता है? कोई तरंग प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग चाल या वेग कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, एक कंपन में तय की गई दूरी को बोला जाता था, लेकिन इसमें एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग चाल या वेग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों हमने लक्षण को देखा। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम की जो विशेषता है वो क्या है। तो स्पेक्ट्रम की जो विशेषता होती है, जिसकी वनस्पति है, तो कहीं पर वनस्पति है ना, तो वहाँ पर जब स्पेक्ट्रम को डाला जाएगा तो वहाँ पर हरा रंग को रिफ्लेक्ट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वहाँ पर पता चल जाएगा कि वनस्पति ज़्यादा है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। आगे हम देखते हैं EMR जो है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो EMR का फुल फॉर्म विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे देखते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अन्योन क्रिया प्रक्रम क्या है। तो सुदूर संवेदन की दृष्टि से अन्योन क्रिया के प्रक्रम को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला परावर्तन, उत्सर्जन, पारगमन, प्रकीर्णन, अवशोषण। इन्हीं के माध्यम से सुदूर संवेदन जो करता है वो डाटा को एकत्रित करता है उसे। तो सुदूर संवेदन की दृष्टि से अन्योन क्रिया के प्रक्रमों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। परावर्तन, उत्सर्जन, पारगमन, प्रकीर्णन, अवशोषण। अब देखते हैं सबसे पहले धरातलीय परावर्तन, इनकी रिफ्लेक्शन जो होता है, परावर्तन जो होता है उसके विषय में पढ़ते हैं। तो धरातलीय परावर्तन सुदूर संवेदन में इस क्रिया का इसीलिए सबसे अधिक महत्व है क्योंकि यह सबसे अधिक विकिरण ऊर्जा का परावर्तन करता है, यानी कि जितनी किरण भेजेगी मैक्सिमम किरणों का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती है। तो सुदूर संवेदन में इस क्रिया का सबसे अधिक महत्व है क्योंकि ये सबसे अधिक किरणों विकिरण ऊर्जा का परावर्तन करता है। आगे देखते हैं धरातलीय परावर्तन परावर्तित विशेषताओं के अतिरिक्त भी कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की जो परावर्तित की गुण होते हैं, जब परावर्तन जब मतलब कि धरती पर जब मान लीजिए ये धरती है तो धरती पर जितनी किरणें पड़ी वो तो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये कई सारी चीज़ों पर भी निर्भर करती है। इसके सरफेस पर भी निर्भर करती है, यहाँ पर कैसा इसके एंगल पे, इस तरीके से निर्भर यहाँ की चीज़ पर भी निर्भर करती है। उसका गुण है रिफ्लेक्शन, वो तो ठीक है रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन इसके अतिरिक्त इन कारकों पर भी निर्भर करती है। तो वो कारक देखते हैं। तो अन्य कारकों पर निर्भर करती है। पहले आपतित किरण कितने एंगल पर वो मतलब कि आपतित हो रही है उसके हिसाब से, यानी कि कितने एंगल बन रहा है उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा। तरंग दैर्घ्य कितना है वेव है ना, ध्रुवीकरण और खुरदुरा सतह कैसा है, यानी कि चिकना है या फिर खुरदुरा है, तो उसी हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखते हैं नियमित परावर्तन, विषरित परावर्तन और स्पेक्ट्रल परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, इसमें सरफेस जो होती है चिकनी होती है, सरफेस जो होती है चिकनी होती है और इस पर पड़ते ही जब प्रकाश पड़ता है तो डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, सारी किरणें एक ही दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसे बोलते हैं समतल चिकनी सतह होती है इसमें। तो जैसे कि जल है, जल नियमित होता है, प्लेन होता है, नियमित आकृति जब कोई होती है तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन सेम होता है। जबकि विषरित परावर्तन, जहाँ पर विषरित का मतलब होता है सरफेस सेम ना हो, जैसे कि रेत हो गया, मिट्टी हो गया, वनस्पति, इस तरीके से जब वहाँ किरणें फैलाई जाएंगी, डाली जाएंगी स्पेक्ट्रम के माध्यम से, तो वहाँ पर जो किरणों का रिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग डायरेक्शन से हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ना, विभिन्न दिशा में रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं स्पेक्ट्रल परावर्तन। आपतित ऊर्जा व परावर्तित ऊर्जा का आनुपातिक संबंध होता है जो तरंगदैर्घ्य की क्रिया है, मतलब कितनी किरण आपतित ऊर्जा आई और कितनी रिफ्लेक्ट हुई, उसी के संबंध में ये चीज़ें पता की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे धरती है, यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब मतलब कि किरणों को यानी कि रंग को कोई भी इनकी स्पेक्ट्रल के जो रंग हैं उन विकिरण को भेजा जाएगा तो यहाँ से जब हरा हरा ज़्यादा होगा तो हरा को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि एक रंग के आधार पर कैसे पहचानते हैं, तो हरा रंग जब यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा यानी कि पता लग जाएगा कि यहाँ पर पेड़ पौधे ही है। इस तरीके से स्पेक्ट्रल परावर्तन होता है। अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं आगे जो है लघु तरंग दैर्घ्य क्या होता है। लघु तरंग दैर्घ्य क्या होता है? इस तरंग दैर्घ्य प्रदेश क्षेत्र जो होता है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक इसमें प्रयोग किया जाने वाला भाग संवेदक रडार होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो लघु तरंग दैर्घ्य होते हैं वो इसका जो मतलब कि तरंग दैर्घ्य होता है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच में होता है। 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच में होता है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जो है ये भाग है जो है ये सूक्ष्म तरंगों के लिए बताया गया। तो लघु जो तरंगें होती हैं उनकी भाग मतलब कि इसका तरंग दैर्घ्य जो क्षेत्र होता है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। इसमें प्रयोग किया जाने वाला जो संवेदक होता है रडार वगैरह होते हैं यही। आगे देखते हैं बैंड क्या होता है। अवरक्त प्रदेश के उपभागों को बैंड की संज्ञा दी जाती है। बैंड क्या होता है मैं बताता हूँ। इसी प्रकार दृश्य प्रकाश के उपभागों के लिए नीला, हरा तथा लाल बैंड का उपयोग किया जाता है। तो बैंड का मतलब अभी पता चल जाएगा आगे और बताऊंगा। तो अवरक्त प्रदेश के उपभागों को बैंड की संज्ञा दी जाती है। उपभागों जितने भी होते हैं उनके मतलब अवरक्त जो विकिरण होते हैं उनके उपभागों को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, उनकी संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार दृश्य प्रकाश के उपभागों के लिए भी नीला, हरा, पीला बैंड का उपयोग किया जाता है। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि अणुओं के स्पेक्ट्रम होते हैं। अभी भी नहीं समझ में, आगे और बढ़िया बताऊंगा। तो ये अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणियां होती हैं। आगे देखते हैं जिसके अणुओं के स्पेक्ट्रम आगे और बताता हूँ तो अब समझ में आ गया। यदि पदार्थ को इतनी ऊर्जा दी जाए कि उसके अणु उत्तेजित हो जाएं किंतु वे टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित न हो, तो उनमें या उनसे उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण की छोटी छोटी पट्टियां या बैंड पाए जाते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो वर्णक्रमीय बैंड या वर्णक्रमीय क्षेत्र, लाल, हरा और नीला सभी वर्णक्रमीय क्षेत्र हैं जो स्पेक्ट्रम के उस हिस्से के भीतर हैं जो मनुष्य को प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम बैंड का मतलब एक पर्टिकुलर भाग यानी कि एक हिस्सा उस चीज़ का जिसमें कई सारे बैंडेड हो, तो उसी को बोला जाता है। तो वर्णक्रमीय बैंड जो दिखाई देता है, विजिबल जो होता है रंगीन, तो वो मनुष्य को दिखाई देता है। तो लाल, हरा और नीला सभी वर्णक्रमीय क्षेत्र हैं जो स्पेक्ट्रम के उस हिस्से के भीतर हैं जो मनुष्य को प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। तो बस मतलब कि यूनिट 2 का यही मतलब यूनिट 2 में इन्हीं सभी टॉपिक्स को पढ़ना था। इससे ज़्यादा मतलब कि इससे बाहर के अन्य कोई टॉपिक्स नहीं आएंगे, आप इतना पढ़ लीजिए आपके लिए ये। तो हमने वर्णक्रमीय बैंड या वर्णक्रमीय क्षेत्र के विषय में देखा। तो बस आज के इस वीडियो में इतने यानी कि यूनिट 2 से यही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे हम उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यानी कि यूनिट 2 के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को इस यूनिट में हमने विस्तृत रूप में उसका डिटेल अध्ययन किया कि वो क्या चीज़ें हैं और उससे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से, चाहे वो लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय या अति लघुत्तरीय हो, कोई भी प्रश्न इन्हीं में से बनेगा। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एग्जाम से देने से पहले, अपने एग्जाम को देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका यूनिट 1 यूनिट 2 हमने कंप्लीट अध्ययन करा दिया। जल्दी यूनिट 3 भी आने वाली है, यूनिट 3 का भी वीडियो आने वाला है। हमने वीडियो तो यूनिट 3 जल्द ही आएगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है यूनिट 3 की। ठीक है, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।